नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। तो पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। और आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू के सनसनीखेज खुलासे को लेकर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। जस्टिस काटजू ने अपने ब्लॉग के जरिए आरोप लगाया है कि यूपीए सरकार के समय सहयोगी दल के दबाव में एक डिस्ट्रिक्ट जज का प्रमोशन करके मद्रास हाईकोर्ट को एडिशनल जज बनाया गया। बाद में तमाम गंभीर आरोपों के बावजूद कार्यकाल का विस्तार किया गया। उधर पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने माना है कि इसके लिए डीएमके ने दबाव बनाया था। इसी से पैदा होता है प्रश्नकाल का विषय। काटजू बोले, सरकार बचाने के लिए मनमोहन सिंह ने बचाया भ्रष्ट जज को। और इसी से निकलता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या जजों की नियुक्ति में नेताओं का दखल लोकतंत्र के लिए खतरा है? तो आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए दे सकते हैं। टाइप कीजिए PKP स्पेस Y, और अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते तो टाइप कीजिए PKP स्पेस N और भेज दीजिए इसे 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। दिल्ली से हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर मौजूद हैं। कुछ देर में उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन हमारे पैनलिस्ट के पास जाने के पहले हम कुछ दर्शकों के सवाल को यहाँ शामिल करना चाहेंगे। लखनऊ से पत्रकार शिवलखन ने फोन कर अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं उनका सवाल। ये काटजू जी को अब क्यों याद आ रहा है कि ये जो नियुक्तियां हो रही है इससे लोकतंत्र से खतरा है? ये पहले भी कह सकते थे ये चीजें। और इसके बाद इन्होंने दूसरी बात कही कि मनमोहन सिंह ने भ्रष्ट जज को बचाया है। तो जिस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय इनको अपनी ये बात कहनी चाहिए थी। आप कहने का क्या औचित्य है? यानी कि काटजू साहब की जो रेवलेशंस है उसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। IBNखबर.com पर प्रशांत यादव ने पूछा है कि जस्टिस काटजू ने इतनी महत्वपूर्ण बात आखिर अब तक क्यों छुपाई हुई थी। वहीं IBNखबर.com पर हमारे एक और दर्शक हैं प्रतीक सेंगर। उन्होंने लिखा है कि जस्टिस काटजू के इस खुलासे के बाद जजों की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा जरूरी हो गई है। और सोशल वेबसाइट फेसबुक पर अजीत सिंह ने लिखा है कि इस खुलासे के बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवालिया निशान लग गया है। मणिशंकर अय्यर जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर सकूं, क्या ये जो कुछ लिखा आज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने, ये आपके लिए शॉकिंग था? शॉकिंग तो ये है कि एक न्यायाधीश, और वो भी उच्च न्यायालय के, वो 3 अलग अलग मुख्य न्यायाधीशों पर आरोप लगाकर बता रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र रचाया भारत सरकार के साथ ताकि एक भ्रष्ट आदमी को हाईकोर्ट जज बनाया जाए। अब यदि इनकी बिरादरी इतने भ्रष्ट है तो हम काटजू जी के कहने पर क्यों विश्वास रखें? काटजू जी के कहने पर विश्वास क्यों रखें? विकास सिंह जी, आपको क्या लगता है कि अगर इनकी टाइमिंग पर, कि भाई इतने साल क्यों लगा दिया आपने इस खुलासे को करने पर, टाइमिंग पर शायद सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या उससे आरोपों की जो गंभीरता है वो डाइल्यूट हो जाती है? देखिए, आरोपों की जो गंभीरता है उसको समझने के लिए हम लोग को ये पहलू समझना पड़ेगा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये व्यवस्था को बदलने के लिए लगाए गए हैं या पब्लिसिटी लेने के लिए लगाए गए हैं। अगर इनको इस व्यवस्था को बदलने में कोई अगर इनका योगदान होना था तो उस समय होना चाहिए था जब ये चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, और जब इन्होंने ऐसा रिकमेंडेशन किया और जब इनको पता चला कि हाँ उसके बावजूद भी ऐसा रिकमेंडेशन उसको फिर से एक्सटेंशन दिया जा रहा है, उस समय तो इनको सुप्रीम कोर्ट आने का भी उस समय इनका सिचुएशन था। अगर उस समय शायद ये उठाते तो इनका सुप्रीम कोर्ट आने में शायद प्रॉब्लम होती। इसलिए उसी व्यवस्था का फायदा लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट तक आए और सुप्रीम कोर्ट से रिटायर करने के इतने सालों बाद ये रेस कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं बिना कोई इंस्टीट्यूशन को फायदा पहुंचे हुए। अगर उनको फायदा पहुंचाने का रियल महत्व था तो उस समय रेज करते, जरूरत पड़ती तो रिजाइन करते कि भाई मेरे रिकमेंडेशन के बाद भी ऐसे आज भ्रष्ट आदमी को क्यों बढ़ाया जा रहा है, एक प्रिंसिपल स्टैंड लेते तो आज के दिन में काटजू साहब एक मार्टिर होते और पूरे देश में इस बात की एक चर्चा होती कि साहब ऐसे भ्रष्ट लोगों का अपॉइंटमेंट। लेकिन विकास सिंह जी, किसी बात का खुलासा देर से करने का मतलब ये तो नहीं कि वो एक तरीके से जो है वो हुआ ही नहीं होगा। अगर वो कुछ कह रहे हैं, क्या जरूरी हो जाता है कि इस मामले की फिर एक तरीके से इंक्वायरी हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो?
वही मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई अगर खुलासा आदमी देर से कर रहा हो, क्योंकि जिस आदमी को पता ही देर से चला हो तो बात समझ में आती है, लेकिन जो 4-5 सालों से अपने अंदर बैठा के इस चीज को रखा है, उसी सिस्टम का फायदा उठा करके सुप्रीम कोर्ट गया, वही कोलिजियम इनको भी रेकमेंड करता है, उसी कोलिजियम सिस्टम से गया। शायद अगर ये उस समय खुलासा करते तो सिस्टम का फायदा होता। आज के दिन खुलासा करने से सिस्टम को कोई फायदा नहीं होगा, सिस्टम की बदनामी भले हो रही है और फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से डिले का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि महत्व उस बात में है कि नहीं जो ये बोल रहे हैं, जरूर इस बात में महत्व होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसमें भी इनके जो बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सरकार गिर जाएगी, इनको क्या मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर की कोई डिस्कशन हुई चीफ जस्टिस, उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से? ही इज नॉट ए पार्टी टू दैट डिस्कशन। अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो ये इनकी अटकलबाजी है। तो इसलिए जस्टिस काटजू के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि उनको पब्लिसिटी सीख करने की बहुत आदत है, बहुत दिनों से न्यूज़ पे वो आ नहीं रहे थे। विकास सिंह जी, आप कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, ये अटकलबाजी है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इतने सालों बाद जब आपने बाकायदा, जिस कॉलेजियम ने खुद आपको भी प्रमोट किया, अब आप इस तरीके से खुलासे कर रहे हैं, तो इसको कैसे कोई गंभीरता से ले? देखिए, इसके दो पक्ष हैं, जुडिशियल और राजनीतिक। जो कुछ बातें जस्टिस काटजू कह रहे हैं उसमें कितना सत्य है, इस विषय की जांच होनी चाहिए और उसमें जो भी सत्य है वो सामने आना चाहिए न्यायपालिका के सामने। परंतु मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसा ऐसा प्रेशर डाला उच्च न्यायाधीश पे। हमारा यह प्रश्न है कि यूपीए के कार्यकाल में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार का व्यवस्थाओं का दोहन हुआ, कोलगेट को लेकर न्यायपालिका को गुमराह करने का भी जो काम हुआ, उस परिप्रेक्ष्य में यह आरोप बहुत असहज नहीं लगते हैं। और यदि ऐसा है तो हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, वो क्यों मौन है? उन्हें इस विषय पे आके कहना चाहिए कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ। यदि वो एक बार बोल दे तो कम से कम राजनीतिक पक्ष के ऊपर स्पष्टता सामने आ जाएगी। एक राजनीतिक दल के नाते हमारा यह कहना है कि कांग्रेस की हाईकमान या प्रधानमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी कोई बात हुई थी या नहीं। मणिशंकर अय्यर जी, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। आपने सुधांशु जी को सुना भी। कोई दिक्कत नहीं है रिस्पॉन्ड करने में, जबकि इस प्रकार के आरोप लगते हैं और इसका कोई सबूत नहीं पेश किया जाता है तो ऐन वक्त पर हम बताएंगे। लेकिन एचआर भारद्वाज से हमारी जब बात हुई, पूर्व कानून मंत्री, उन्होंने कहा कि डीएमके का एक प्रेशर था, इस बात को उन्होंने माना इंटरव्यू में। तो वो आप तो ये सवाल आप उनसे कीजिए, मुझसे क्यों कर रहे हैं? जहां तक कि मुझे पता है ये सब हुआ था जब भारद्वाज जी न्याय मंत्री नहीं थे, वो तो गवर्नर बनकर चले गए थे 5 साल पहले। तो मैं क्या जानता हूं कि इसमें कोई तथ्य है या नहीं। मैं इतना तो जरूर जानता हूं कि ये विषय हमारे राज्यसभा में उठाया गया था आज, और हमने समझाने की कोशिश की कि धारा 211 के अनुसार, मतलब हमारे संविधान के धारा के अनुसार, जो हमारे अदालतों में होती है उस पर चर्चा नहीं हो सकती है हमारे सदन में जब तक कि कोई इम्पीचमेंट का मोशन ना आए। तो इसलिए हम, क्योंकि हम अपने मर्यादे के अनुसार अपना काम करना चाहते हैं, हमने आज कुछ नहीं कहा। लेकिन ऐसा लगे कि इस विषय में कुछ गहरा आरोप है, मतलब जिसके प्रति कोई सबूत हो, तो तब शायद हम अपना जवाब देंगे, नहीं तो हर इल्जाम का जवाब हम क्यों देते रहें, क्योंकि बीजेपी चाहती है। हर इल्जाम का जवाब देना जरूरी नहीं। सुधांशु जी, मैं अपने दर्शकों के सवाल शामिल करने के पहले आपसे रिएक्शन चाहूंगी उस पर। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यह कोई सामान्य और सहज आरोप नहीं है। इसमें भारत के 2-2, 3-3 मुख्य न्यायाधीशों और प्रधानमंत्री की संलिप्तता की बात कही जा रही है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड द प्राइम मिनिस्टर। और यह बात सही कही है मणिशंकर अय्यर जी ने कि सदन में मान लीजिए इस विषय को नहीं रखा जा सकता, यदि वो ऐसा मानते हैं तो सदन के बाहर भारत की पूरी न्याय व्यवस्था, पूरी की पूरी कार्यपालिका के प्रमुखों के इंटेंशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो क्या यह दायित्व नहीं बनता है? प्रधानमंत्री महोदय तो बोल सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं बोल सकते कि भाई वो ये कह दें कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उनकी जो चुप्पी है वो जो मणिशंकर अय्यर जी कह रहे हैं उसके अनुसार भी, और जो हमारी आशंका है उसके अनुसार भी उचित प्रतीत नहीं हो रही। चलिए, यहाँ पर हमारे कुछ और दर्शकों के सवाल हम शामिल करेंगे। दिल्ली से व्यापारी अरुण विज ने फोन करके अपनी बात कही है, सुनते हैं क्या कहना है उनका। अगर ऐसा कोई खुलासा 10 साल बाद भी कोई फॉर्मर जज उठाता है तो उसमें बुराई क्या है?
मसला तो ये है कि क्या उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में वो सही पाया जाता है या नहीं पाया जाता। अगर वो गिल्टी है तो उसको सजा होनी चाहिए। वहीं नोएडा से AK सिंह ने अपनी बात कही है। लोकतंत्र में भ्रष्ट जनों की नियुक्ति लोकतंत्र के लिए वाकई खतरा है, और अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उनका बचाव करें या उनकी नियुक्ति में मदद करें तो फिर जनता का कुछ नहीं हो सकता। वहीं ट्विटर पर अमितचंद भंसाली ने लिखा है कि सरकार बचाने के लिए भ्रष्ट जज की नियुक्ति लोकतंत्र और न्याय दोनों के विरुद्ध है। और इस वक्त वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश साल्वे जी, यहाँ पर क्या, चूंकि ये काफी देर से खुलासा हुआ है, ये इस आरोपों को हल्का कर देता है, या फिर चूंकि आरोप बहुत गंभीर हैं, 3 CJI को इन्वॉल्व करते हैं, एक पूरी की पूरी सरकार को इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए अब भी वक्त है कि आप इसकी जांच कर सकते हैं और जांच मुमकिन है? देखिए, अव्वल तो ये जो कहते हैं ये खुलासा इतने देर से हुआ है, ये टोटली एक्यूरेट नहीं है मेरे हिसाब से। काटजू साहब ने नाम नहीं लिया, पर 2 केस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं जिसमें एडिशनल जजेस की कंटिन्यूएशन का जिक्र है। पहला तो है, एक जस्टिस अशोक कुमार थे जिनकी अपॉइंटमेंट के खिलाफ जब वो परमानेंट जज बने, एक शांति भूषण जी ने अपने खुद के नाम में याचिका फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें यह खुलासा किया गया था कि 350 केसेस में फ्रॉम 1999 टू जुलाई 2007 चीफ जस्टिस साहब ने, जो एडिशनल जज हैं, उनको परमानेंट जज बिना कोलिजियम को कंसल्ट किए बनाया। उस पे भी बहस तो हुआ था, पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चलिए ऐसा वैसे करना नहीं चाहिए, पर कर लिया तो कोई हर्ज भी नहीं है। और उसमें यह सब आया था कि इनका बार बार एक्सटेंशन हुआ था, तो ये फैक्ट्स पब्लिक रिकॉर्ड पे हैं। दूसरा एक और था, जस्टिस कन्नदासन नाम था, उनको एडिशनल जज का 2 एक्सटेंशन मिले। फिर उसके बाद तीसरे चीफ जस्टिस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दिया। उसके बाद वो रिटायर हो गए, तो उनको कंज्यूमर फोरम का चीफ बनाया गया, उसको भी चैलेंज किया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया क्योंकि बिना चीफ जस्टिस को पूछे बनाया था। तो ये प्रॉब्लम बार बार आ रहे हैं पब्लिक डोमेन में, आम जनता नहीं जानती क्योंकि ये कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह हैं। काटजू साहब ने किया है, देर से किया है, पर मैं कहता हूं देर आए दुरुस्त है। ये जो मसला है, ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस चल नहीं रही जिस तरीके से चलनी चाहिए। इसकी क्रेडिबिलिटी पे आज काटजू साहब ने उंगली उठाई है, और हमको डिबेट करना चाहिए कि ये अकाउंटिंग, ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, इसको ठीक कैसे किया जाए। हमने ये जो पूरी प्रोसेस है कोलिजियम की, ये इसलिए बनाई कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस से दूर हट के जजेस की अपॉइंटमेंट हो सके। अगर आज इस किस्म का चल रहा है तो एक तरफ तो कन्फ्रंटेशन हो जाता है, दूसरे तरफ अकोमोडेशन हो जाता है, तो ये सिस्टम ठीक नहीं चल रहा। और एक डिबेट होना चाहिए कि किस किस्म का सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल विकास सिंह जी, आपने जिस तरीके से कहा कि इसे काटजू साहब के एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखना चाहिए, लेकिन जैसे सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि भाई एक राजनीतिक रूप पर और एक संस्थागत रूप पर जो आरोप लग रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होती है तो शायद ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे और ज्यादा आरोपों की वजह से छवि जो है वो धूमिल होती रहेगी। विकास सिंह जी को आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन मणिशंकर अय्यर जी, ये जो लार्जर क्वेश्चन है जो हरीश साल्वे साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं, पहली दफा नहीं है कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक दखलंदाजी की जा रही है जहां तक जजों की नियुक्ति का सवाल है। क्या ये एक चिंताजनक विषय है? चिंताजनक विषय तो है ही, लेकिन इसको क्या इस आरोप के सिलसिले में उठाना चाहिए या अपने आप में एक अहम विषय है और इसको उठाना चाहिए? देखिए, जो आरोप लगाए गए हैं उसमें न केवल उंगली उठाई गई है हमारी सरकार पर और हमारे प्रधानमंत्री पर, लेकिन 3 मुख्य न्यायाधीशों पर, 3 लोग, 3 चीफ जस्टिसेस। और क्योंकि सुधांशु जी थे नहीं जबकि हमने प्रोग्राम शुरू किया, मैं मजबूर हूं कि मैं दोहराऊं कि जबकि काटजू साहब जो कि खुद एक जज हैं, 3 चीफ जस्टिसेस पर अपनी उंगली उठाते हैं, तब इस बिरादरी पर हम क्यों विश्वास रखें? हम क्यों समझें कि काटजू जी वाहिद हैं जो कि ईमानदार आदमी हैं और 3 चीफ जस्टिसेस जो हैं वो सब भ्रष्ट हैं क्योंकि वो दबाव में आ जाते हैं। तो मुझको लगता है
कि इन दो विषयों को हमने अलग अलग किया तो बेहतर होगा। जो हरीश साल्वे एक अलग डिबेट चाहते हैं जरूर करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुधांशु जी, ये जो आपसे अगर आरोप रिएक्शन लगाए ले गए सकूं हैं, जो अभी मणिशंकर अय्यर जी ने कहा। जी देखिए, मैंने कहा इसके दो पक्ष हैं, एक राजनीतिक है और एक संवैधानिक पक्ष है। कुछ बात जो मणिशंकर अय्यर जी ने कही है उसमें भी तर्क का एक तत्व है। जैसे कहा गया कि भाई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, परंतु यह भी बात सही है कि कहीं पर किसी प्रकार का राजनीतिक मंशा भी नहीं दिखनी चाहिए। यह बात सही है कि भाई 3-3 मुख्य न्यायाधीशों पर लगा, और फिर जो जस्टिस काटजू को अपॉइंटमेंट मिला था जिस पद पर वो प्रेस काउंसिल, उसके अंतिम चरण में आकर यह खुलासा हुआ है, तो इस बात में भी एक थोड़ा सा एक तर्क नजर आता है। परंतु हमारा एक राजनीतिक दल के नाते दो पक्ष हैं। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और अधिक सक्षम होनी चाहिए। हमारी सरकार उसके लिए भी प्रयत्न करेगी। जुडिशियल प्रोसेस को और अधिक बेहतर बनाया जाए और अधिक पारदर्शी और सक्षम बनाया जाए, उसका भी प्रयास करेगी। और दूसरा, राजनीतिक दल के नाते हमारा अपना मानना है, कम से कम राजनीतिक पार्टी जिसने शासन चलाया उसके प्रमुख पे उठे प्रश्न का कोई ना कोई उत्तर उनकी तरफ से आना चाहिए। सर, लेकिन जहां तक राजनीतिक दखल का सवाल है, ये सवाल तो अभी गोपाल सुब्रमण्यम साहब को लेकर भी जो पूरा का पूरा विवाद खड़ा हुआ, उसमें भी खड़े हो रहे थे बीजेपी के खिलाफ। देखिए, उसमें हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। यदि आप बहुत सारी चीजों में 2G के मैटर को लेकर जिस प्रकार के हुए थे खुलासे, उनके आप विस्तार में जाएं तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो शंका उत्पन्न करने वाली थी। दूसरा, जो तकनीकी पक्ष था, कोलिजियम जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के साथ मिलकर बनता है। उस संवैधानिक प्रक्रिया में सरकार को यह अधिकार है कि वो कोलिजियम को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। तो सरकार ने ना तकनीकी दृष्टि से कुछ गलत किया था, आप कह रहे हैं आपके अधिकार क्षेत्र में था, गलत किया था। हरीश साल्वे जी, आप दोनों ओर को सुन रहे हैं। यहाँ पर जहां मणिशंकर अय्यर जी कह रहे हैं कि जहां तक जजों की नियुक्ति का सवाल है वो अपने आप में एक डिबेट है, लेकिन उससे काटजू साहब के आप खुलासों से ना जोड़े, क्या ये सही है? देखिए, बिल्कुल नहीं है। देखिए, काटजू साहब एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं। अगर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ने 3 चीफ जस्टिस के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं तो वो भी बहुत गंभीर मामला है, और अगर वो आरोप सच है तो वो भी बहुत गंभीर मामला है, जिसको हम कहते हैं सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। आज अगर आप इसकी इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो आम पब्लिक में ये लिंगरिंग डाउट रहेगा कि शायद ऐसा हुआ हो। अच्छा, मैं बता रहा हूं, पब्लिक रिकॉर्ड में 2 जजमेंट्स हैं जिसमें इसका क्रिटिसिज्म हुआ है किस किस्म से, 2 इंस्टेंसेस में। और मेरे ख्याल से जो काटजू साहब कह रहे हैं वो शायद हो सकता है इन दोनों में से कोई एक केस हो। कैसे? क्योंकि अगर पब्लिक रिकॉर्ड देखा जाए तो एक जज का नाम है जस्टिस अशोक कुमार, जिन्होंने करुणानिधि साहब को बेल दी थी। तो अगर उसी की बात कर रहे हैं ये, तो ये पब्लिक रिकॉर्ड पे ऑलरेडी आ चुका है। इनकी अपॉइंटमेंट भी चैलेंज हुई थी। तो अगर उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि इस पे पॉलिटिकल हस्तक्षेप हुआ और उसके कारण हुई है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर झूठ है तो इसका पर्दाफाश होना चाहिए कि झूठ आरोप है, वरना आज इंस्टीट्यूशन के क्रेडिबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया है, एक परछाई पड़ गई है। आप मानते हैं कि संसद के अंदर भले ही आप इस मुद्दे को ना उठा सके, लेकिन संसद के बाहर तो इसकी एक जांच हो ही सकती है और आपकी पार्टी की ओर से इसका बाकायदा एक सफाई दिया भी जा सकता है। मेरा ये कहना है कि यदि काटजू जी के हाथ में कोई सबूत हो तो वो खुद जाएं सुप्रीम कोर्ट में और केस करवाएं, जैसे कि 2 दूसरे केस हुए हैं। ये क्या जरूरी है कि विपक्ष एक जांच करवाए? हम तो सत्ता में नहीं है। लेकिन आपकी सरकार पर, आपके पूर्व प्रधानमंत्री पर आरोप लगे हुए हैं ना, जितनी तमाम बातें कही हैं कि भाई बाकायदा बाहर जा रहे थे, उनको धमकी दी गई कि आप जब तक आएंगे आपकी सरकार गिर जाएगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो। ये तो बहुत गंभीर आरोप है ना। हाँ, आरोप है, कोई सबूत नहीं है। काटजू तो खुद वहां मौजूद नहीं थे। कौन जानता है कि किसने क्या कहा? कोई जानता है क्या कि कोई गया था वहां कि कुछ कहा है? कोई सबूत नहीं है। आरोप लगाते हैं और आरोप गंभीर ऐसे लगाते हैं कि यदि उनका आरोप गलत हो तो साल्वे साहब खुद कहते हैं कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। अब मैं जानना चाहता हूं कि कौन इन आरोपों पर जांच करवाएगा। मुझको लगता है कि काटजू जी के पास कोई सबूत हो तो उन्हीं के पास है, तो वो खुद जाए न्यायालय। चलिए जी, हरीश साहब आपके पास वापस आऊंगी। मैं जवाब देता हूं उसका। जी बताइए। नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं।
एक तो जो इन अपॉइंटमेंट्स का रिकॉर्ड है उनको पब्लिक कर देना चाहिए। अब क्या कमेंट्स आए थे, क्या आईबी की रिपोर्ट्स थी, किसने क्या कहा, एक व्हाइट पेपर निकालना चाहिए इस पे कि अगर ये सच है तो सच निकल आए, झूठ है तो झूठ निकल आए। अगर क्वेश्चनेबल केसेस में बिना किसी रीजन के एक्सटेंशन दिया गया है तो भाई किसी को शक हो सकता है कि फिर ऐसा क्यों हुआ, ये सिस्टम कैसा चला। अगर पूरा रीजन है फाइल में किस तरीके से हुआ है और किस कारण से दिया गया है तो फिर काटजू साहब की बात झूठ हो जाएगी। हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर को फोन आया था कि नहीं आया था इसका तो मेरे ख्याल से कोई इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता, पर किस सर्कमस्टेंसेस में ये एक्सटेंशंस दिए गए हैं उसको तो, क्योंकि ये एक आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो शैडो आई है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस ने इस किस्म का काम किया है, इसको तो कम से कम क्लैरिफाई करना चाहिए कि भाई ये हुआ था नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो किन कारणों से हुआ था, कुछ रीजनिंग होगी, फाइल पे कुछ लिखा गया होगा, वो सब तो व्हाइट पेपर आ सकता है। आप कह रहे हैं कि जांच मुमकिन है विकास सिंह जी, भले ही आपने कहा कि ये काटजू साहब का एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, लेकिन जैसा हरीश साल्वे साहब कह रहे हैं कि इनमें काफी ऐसी बातें हैं जो पब्लिक रिकॉर्ड्स में रही हैं, तो मामले की जांच जो है बेहद जरूरी है। मैं साल्वे जी से ये सवाल करना चाहता हूं कि व्हाइट पेपर बनाना हो तो क्या विपक्ष बनाएगा? जो ये मनीष सिंह जी आपके पास वापस आ रही हूँ जी। विकास सिंह जी, मैं लॉ मिनिस्ट्री बनाएगी, लॉ मिनिस्ट्री बनाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, इस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में जरूर कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार जज बनाए वो भी ठीक नहीं है और कॉलेजियम सिस्टम भी हम देख रहे हैं कि फेल कर रहा है, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए कोई एक मिश्रण होना चाहिए दोनों में से, और एक मिश्रण में ही सही क्योंकि अगर आप देखिए इसी अपॉइंटमेंट काटजू साहब के एलिगेशन को लेकर चलिए तो 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आफ्टर ऑल किस प्रेशर में वो गवर्नमेंट की बात मानी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ही तो गलत काम करवाया ना, जुडिशरी ने तो गलत काम अपने तरफ से प्रपोज नहीं किया, लेकिन आफ्टर ऑल ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, ये किस तरह का इनको प्रलोभन था या किस तरह का इन पर दबाव था जिसकी वजह से इन्होंने अपनी जो राय बदल दी और उस जज को फिर से पहले एक्सटेंशन दिया, बाद में उसको परमानेंट बनाया। ये चीज जो है बड़ा गंभीर मामला है, और इस चीज को इतनी हल्के तरीके से इसको एलिगेशन लगा देना मेरे ख्याल से अल्टीमेटली जुडिशरी का ही नुकसान है। जुडिशरी का नुकसान दोनों ओर से हो सकता है अगर जांच ना भी हो। जी सर, विकास जी माफी चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ यहाँ पे। सुधांशु त्रिवेदी जी, वो उठ जाएगा इस तरह। सुधांशु त्रिवेदी जी, लास्ट 30 सेकंड्स में आपसे जवाब चाहूंगी, क्या क्योंकि आपकी पार्टी सरकार में है, इसकी कोई जांच करवाएंगे तो आप लोगों पर विछड़ का भी आरोप लग सकता है, क्या होना चाहिए इस पे रास्ता, आपको क्या दिखता है? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, हरीश साल्वे जी ने जो बात कही है, यदि उसमें यह तथ्यात्मकता है, जिन न्यायाधीशों की बात करें उनमें से अगर किसी का केस उन चीजों के साथ कनेक्ट होता है, जैसे कि हम लोगों को भी लगता है कि उनको नियुक्ति के बाद उस हाई कोर्ट से बाहर किया गया, तो आरोप में कहीं ना कहीं तथ्यात्मकता है। अब जांच का जहां तक प्रश्न है, आज अगर सरकार जांच कराएगी तो यह माना जाएगा कि साहब न्यायपालिका में हस्तक्षेप हो रहे हैं, न्यायपालिका के विचार का विषय है। परंतु मैंने फिर यह कहा कि राजनीतिक दृष्टि से अगर एक बार तत्कालीन सरकार के प्रमुख अपने को इस आरोप से अलग कर लें तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद राजनीतिक पक्ष से अलग हटकर, जो आपने कहा विछड़ का, तब प्रश्न नहीं उठेगा, और तब जो है हम इसकी एक निष्पक्ष जांच प्रभावी ढंग से करवाई जा सकती है। देखना होगा कि इस मामले में जो है आगे चलकर आके और क्या कुछ करवट लेती है जहां तक इस मामले का सवाल है। लेकिन फिलहाल हरीश साल्वे जी, विकास सिंह, मणिशंकर अय्यर और सुधांशु त्रिवेदी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्रश्नकाल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात आज के सवाल पर SMS के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने सवाल किया था कि क्या जजों की नियुक्ति में नेताओं का दखल लोकतंत्र के लिए खतरा है। अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 97% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 3% लोगों ने ना में जवाब भेजा, यानी कि वो ऐसा नहीं मानते। साफ है कि जहां चूंकि मार्कंडे काटजू ने जो तमाम बातें की हैं उससे ये सवाल खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं शायद सोचना होगा कि इस मामले में आगे चलकर इसकी कैसे जांच कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे जो प्रश्न चिन्ह हैं वो रह जाएंगे जहां तक सरकारों का सवाल है और राजनीतिक पार्टियों के अलावा संस्थाओं का सवाल है, जो भला नहीं होगा जहां तक हम समाज की बात करते हैं। प्रश्नकाल में आज मेरे साथ बस इतना ही, और अब मंगलवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और तीखे प्रश्नों के साथ। अगर आप हमारे साथ जुड़े तो शुक्रिया।